हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 19th ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के लेक्चर सीरीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन का अपना ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना और आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 इतना कवर कर लिया था। और कल वाली वीडियो में मैं आपको प्रियम्बल के ऊपर 3 केस लॉ बताना भूल गया था, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला केस था बेरूबरी केस, BERU बेरूबरी BARI। बेरूबरी का केस था, ये 1960 में डिसाइड हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला था कि प्रियम्बल इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का भाग नहीं है। फिर 1973 में केशवानंद भारती का केस आया, काफ़ी फेमस केस है केशवानंद भारती। इसमें कभी कभी ईयर पूछ लेते हैं कब डिसाइड हुआ, 1973 में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का भाग है। लास्ट केस था 1980 में, वो मिनर्वा मिल्स का केस है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम चीज़ बोली कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है। तो शुरू करते हैं पार्ट 2 से, यानी सिटीजनशिप से। इसमें पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 5। और आपको क्या याद रखना है, पहली चीज़ याद रखनी है कि पार्ट 2 में आता है और आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 के बीच में सिटीजनशिप के प्रोविज़न आते हैं। तो आर्टिकल 5 में बताया गया है कि सिटीजनशिप एट द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मतलब शुरुआत में कौन कौन नागरिक समझा जाएगा। तो पहले तो वो लोग नागरिक समझा जाएंगे जिनका जन्म भारत में हुआ है, हु वॉज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिनका जन्म इन भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ है। दूसरा पॉइंट है कि जिसके पेरेंट्स का जन्म, यानी माता पिता में से कोई भी, चाहे फादर हो या मदर हो, उनका बर्थ इंडियन टेरिटरी में हुआ हो। और तीसरा इसमें पॉइंट ये है कि संविधान के लागू होने से कम 5 साल पहले तक, 5 साल पहले से वो इंडिया में ही रह रहा हो, है ना। तो ऐसे लोग भारत के नागरिक समझे जाएंगे। आर्टिकल 6 कहता है कि राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो जो लोग पाकिस्तान से भारत के राज्य क्षेत्र में आए हैं, यानी इंडियन टेरिटरी में आए हैं माइग्रेट करके, वो लोग भारत के नागरिक समझे जाएंगे, है ना। शैल बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आर्टिकल 7 है। आर्टिकल 7 कहता है कि जो लोग इंडियन टेरिटरी से, भारत के राज्य क्षेत्र से पाकिस्तान चले गए, तो वो लोग भारत के नागरिक नहीं समझे जाएंगे, है ना। वो पाकिस्तान चले गए, शैल नॉट बी डीम टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद आर्टिकल 8 कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, 9 इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। फिर अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 11। देखो, ऑल इंडिया बार एग्जाम ओपन बुक एग्जाम है, तो पेपर बेसिक बेयर खोल के करना है। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ को किस आर्टिकल में देंगे, है ना, किस क्वेश्चन को किस आर्टिकल में देंगे। तो आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाई लॉ। तो जो संसद है वो आपके नागरिकता के अधिकार को कानून द्वारा रेगुलेट कर सकती है ना। इतनी सी बात बताइए। जैसे अभी जो सिटीजनशिप एक्ट है वो कब आया था, वो 1955 में आया था। और इसी 1955 के अकॉर्डिंग भारत सरकार नागरिकता को रेगुलेट करती है। बाकी का समय समय पे इस पर अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो अब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था वो किस ईयर में आया था, है ना, किस सन में आया। अब ये पार्ट 3 आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको आर्टिकल्स भी पता होने चाहिए, केस लॉ भी पता होने चाहिए। तो जो भी चीज़ मुझे पता है मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। जैसे इसमें पहला है आर्टिकल 12। तो सबसे पहले आप तो ये याद रखो कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में आते हैं। अब आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन बताई गई है, क्या मतलब कौन कौन सी चीज़ स्टेट में इंक्लूड होती हैं। क्या क्या इंक्लूड होगा कि स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार और संसद स्टेट की डेफिनेशन में आती है। एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, जो राज्य सरकारें हैं और या राज्य विधानमंडल, ये भी स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज़, जो भी लोकल और अदर अथॉरिटी हैं, है ना, जो इंडियन टेरिटरी के अंदर आती हैं और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या ऐसी लोकल और अदर अथॉरिटी जो इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में, वो सारी की सारी स्टेट में आती हैं। ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ जो स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। जैसे आपका ONGC स्टेट है, ठीक है, LIC स्टेट है, कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी स्टेट है ना। ऐसे ही स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड सेल, ये भी स्टेट है। BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, BPCL, ये भी स्टेट है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये भी स्टेट की डेफिनेशन में आती है, ICAR।
और एक है आपका CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। ये सारे के सारे मैंने आपको स्टेट की डेफिनेशन में जो आते हैं वो एग्जांपल बताए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ जो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल NCERT है ना, ये स्टेट नहीं है। उसके बाद BCCI, ये भी स्टेट नहीं है, जो आपका क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। उसके बाद एक है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज़, ICPS, ये भी स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता है। तो आपको क्वेश्चन दे देगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेट, कौन सा इसमें स्टेट नहीं है, तो फिर आप आसानी से उससे देख के आंसर दे सकते हो, है ना। अब आर्टिकल 13, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 कहता है ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमिटमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के मतलब जब संविधान के शुरू होने से ठीक पहले जो भी लॉ इंडियन टेरिटरी में लागू थे, अगर वो पार्ट 3 को वॉयलेट करते हैं तो वो क्या समझे जाएंगे, वॉइड समझे जाएंगे। ठीक है, यानी मान लो देश आज़ाद हुआ 1947 में, कॉन्स्टिट्यूशन आया आपका 1950 में, तो 1950 से पहले जो भी लॉ, जो भी कानून इंडिया में एग्जिस्ट करते थे, अगर वो फंडामेंटल राइट के चैप्टर को, जो ये फंडामेंटल राइट 12 से लेके 35 तक आते हैं, यानी 14 से लेके 35 के बीच के जितने भी फंडामेंटल राइट है, अगर वो कानून किसी भी आर्टिकल को वॉयलेट करते हैं तो वो वॉइड समझे जाएंगे। ये आर्टिकल 13 क्लॉज 1 कहता है। इसमें 2-3 डॉक्ट्रिन है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला है इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, SEVERABILITY, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसमें क्या है, इसमें यह है कि अगर मान लो कोई कानून है, उसके किसी पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, अब क्वेश्चन ये उठता है क्या वो पूरा कानून वॉइड होगा या सिर्फ उसका उतना ही पार्ट वॉइड बोला जाएगा जितने पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। तो इस बात का जवाब यही डॉक्ट्रिन कहती है, ये डॉक्ट्रिन बोलती है कि सिर्फ उतने ही पार्ट को वॉइड समझा जाएगा जितने को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, जैसे आर्टिकल 13 के क्लॉज में क्या फ्रेज लिखा है क्लॉज 1 में कि टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकन्सिस्टेंटी, सिर्फ उसी एक्सटेंट तक वॉइड समझा जाएगा जितना कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब क्लॉज 2 क्या कह रहा है, क्लॉज 2 कह रहा है स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रेजेस द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, यानी राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो पार्ट 3 में जो भी राइट्स बताए गए उनको एनक्रोच करे, है ना, या उनको वॉयलेट करे। और अगर कोई कानून ऐसा बनाया जाता है, राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जो फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करता है, यानी जो आपके मूल अधिकार है उनका उल्लंघन करता है, तो वो वॉइड समझे जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका आर्टिकल 13। और इसमें क्लॉज 3 में आप ये और याद रखो लॉ के बारे में कि लॉ में क्या क्या इंक्लूड है, ऑर्डिनेंस इंक्लूड है, ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेस, ये सारे के सारे लॉ के अंदर इंक्लूड हैं जो इंडियन टेरिटरी में लागू होते हैं, हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, तो जितने भी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेस इंडियन टेरिटरी में जो भी हैं वो सारे के सारे कानून हैं। एक और डॉक्ट्रिन है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी मैंने आपको बताई, ऐसी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स भी है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहती है कि मान लीजिए कोई कानून है, अगर वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करती है ना, अगर कोई लॉ है वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करती है, तो वो जो लॉ है ना वो अनएनफोर्सिबल माना जाएगा। कैसा माना जाएगा, अनएनफोर्सिबल, है ना। तो इस वीडियो डिस्कशन में फ्रेंड्स इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल है, पर्सनल कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग डायरेक्ट मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट की जो आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओपन टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ भी पोस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू।